ओके, तो हम लोग आप लोगों के सामने जो है आज टॉपिक अपना स्टार्ट करने लगे हैं न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर वी विल डिस्कस डीएनए एंड आरएनए। और इन योर कोर्स कंटेंट हम लोगों की जो चीजें कवर हम लोग करेंगे वो आपके सामने इस टॉपिक के अंदर से हम लोग रिव्यू लेंगे। न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, डीएनए आरएनए उनकी इंपॉर्टेंस और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है, ये सारी हम लोग जो है इसके अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब आप न्यूक्लिक एसिड को देखते हो तो न्यूक्लिक एसिड का वर्ड जब आप देखते हो तो आपके सामने कुछ इससे इम्पोर्टेंट जो है फंक्शन है जो आपके जहन में आते हैं। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन अगर हम लोग इसके देखें, इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम लोग इसके देखें तो अगली जो हम लोगों के सामने बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो न्यूक्लिक एसिड के हमारे जहन के अंदर आते हैं वो ये हैं कि जो आपके सामने न्यूक्लिक एसिड है सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो इसका ये है कि ये जो है इनहेरिटेंस के अंदर एक जनरेशन एक तो इनहेरिट मटेरियल को स्टोरेज के तौर पर एक्ट करता है, फिर उसको ट्रांसफर करने के लिए भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी। और फिर दूसरा ये कि आपका अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम लोग जनरली बात करते हैं कि डीएनए आ जाता है और आरएनए आ जाता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस इसके अलावा इसके अंदर भी ये है कि ये सेल जब न्यू सेल से डिसाइड होना होता है और उस सेल ने मजीद डिवाइड करके आगे सेल बनाना होता है, तो उस केस के अंदर भी जेनेटिक मेकअप जो है आपका न्यूक्लिक एसिड आगे रोल परफॉर्म करता है। अभी स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो हम लोग स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर उसके अलावा ये भी बात करता है यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने जो है इसको अगर कवर करना चाहें न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक को तो यू कैन जो है ना आप इंट्रोडक्शन ले लो लिपिन कोड के अंदर से। और उसके अलावा यू कैन लुक इनटू हाशमी ऑल्सो। ठीक है। लेकिन आपने मेटाबॉलिज्म की तरफ नहीं जाना, आपने इंट्रोडक्शन तक इसको रखना है अपने टॉपिक को। ठीक है। अच्छा, हम लोग इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर रहे थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका आता है वो ये आ जाता है कि ये जो है आपके सामने जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम वन सेल यहाँ पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए न्यूक्लिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि आपके जो है ना बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल पाथवेज हैं जिसके अंदर जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ वो न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर आपके आ जाते हैं यूडीपी ग्लूकोज आ जाता है, साइटिडीन डाइफॉस्फेट आ जाता है। तो यूडीपी ग्लूकोज आपको पता है या यूडीपी आपके सामने मॉलिक्यूल जो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा जो है आपके सामने देयर आर ये जो न्यूक्लिक एसिड है दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द जो है ना सिंथेसिस ऑफ सर्टेन कोएंजाइम जिसके अंदर एफएडीएच2 आ जाता है और एनएडीएच आ जाता है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है और ये कोएंजाइम के तौर पर आपके इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट रिएक्शन के अंदर। तो दे आर बेसिकली इनकी भी इंपॉर्टेंस न्यूक्लिक एसिड से है। ठीक है। फिर आगे हम लोग एक और चीज देखते हैं कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसके अंदर एटीपी आ जाता है और एएमपी आ जाता है। ये आपके सामने जो आपका वो है सीएमपी है और जीएमपी है या जीटीपी है, ये सेकेंड मैसेज सिस्टम के तौर पर भी एक्ट करता है। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो हम लोगों ने देखी। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं ना कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड असल में होता क्या है। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड एज वी डिस्कस अर्लियर कि आपका न्यूक्लियोटाइड के जो है वो तीन इंपॉर्टेंट जो है ना यूनिट आते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के तीन इंपॉर्टेंट वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ठीक है। एक जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो है शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है। और यहाँ पर जो शुगर हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियोटाइड तो उसके अंदर राइबोज शुगर यूज करते हैं। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो उसमें राइबोज होगी, और अगर डीएनए की बात करेंगे तो डीऑक्सी राइबोज होगी। उसके अलावा वी हैव फॉस्फेट ग्रुप जो कि फॉस्फोरिक एसिड से आता है, और फिर नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वन बाय वन इन सब चीजों को देखना है और फिर देखना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी। अब देखिए आपके जो है ना हम लोगों के सामने न्यूक्लियोटाइड आपको वही बात करते हैं कि पेंटोज शुगर होती है, मोनोसेकेराइड होती है। मोनोसेकेराइड आपकी शुगर होती है। ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप होता है और इसके साथ नाइट्रोजनस बेसेस अटैच होती है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की आपकी, ठीक है, तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। और जब शुगर की बात करते हैं तो शुगर के अंदर भी दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना शुगर जो आपकी मौजूद होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो आपकी शुगर जो है वो
डिऑक्सी राइबोज के अंदर और राइबोज शुगर जो हम लोग बात करें कि डीएनए के अंदर ये इस्तेमाल होती है और आरएनए के अंदर ये इस्तेमाल होती है, तो हमारे अंदर इसके अंदर फर्क क्या है? When we talk about sugars of DNA and RNA, डीएनए के केस के अंदर मैंने कहा आपको कि डीऑक्सी राइबोज यूज होती है, और आरएनए के अंदर मैंने आपको कहा कि राइबोज शुगर इस्तेमाल होती है। तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है बेटा? आपके सामने क्योंकि मैंने बात की थी कि जो शुगर हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पेंटोज शुगर, ठीक है, 5 कार्बन शुगर। तो इस पोजीशन के ऊपर कार्बन 1 है, फिर ये कार्बन 2 है, फिर 3 है, 4 है और 5 कार्बन, ये इस तरह से होगी। तो यहाँ पे आपके कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है एच और ओएच की मौजूदगी की वजह से हम लोग शुगर्स को या पेंटोज शुगर को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये आपकी राइबोज शुगर है और ये आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे राइबोज शुगर की, तो उसके अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है OH मौजूद होगा, लेकिन हम डीऑक्सी राइबोज की बात करेंगे तो उसके अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होगा, ओनली हाइड्रोजन होगा। तो शुगर को हम लोग डीऑक्सीराइबोज कहेंगे। तो हमारे पास डीएनए के केस के अंदर जो शुगर आपके सामने आती है वो आती है डीऑक्सीराइबोज, और जो आरएनए के केस के अंदर शुगर आती है वो आपकी आती है, आपको पता चल गया है कि राइबोज शुगर आती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो पेंटोज शुगर्स का दोनों का पता होना चाहिए था कि शुगर जो है हम लोग कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हम लोग जो है आपके सामने कुछ नाइट्रोजनस बेसिस की भी बात करते हैं, और वो नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो हम लोगों ने देखी है, ठीक है। तो आपके सामने वो कहता है कि नाइट्रोजनस बेसिस वी हैव डिवाइडेड, जो कि आपकी नाइट्रोजनस बेसिस है हमने उनको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और वो 2 टाइप्स क्या हैं? आपकी नाइट्रोजनस बेसिस या तो प्यूरिन होगी या पैरामिडीन होगी, ठीक है। तो प्यूरिन और पैरामिडीन के केस के अंदर हम लोग देख लें कि प्यूरिन क्या होंगी और पैरामिडीन कौन कौन सी है, वो हम लोगों ने देखा। अच्छा, अगर हम लोग वैसे बिगर नोट के ऊपर बात करें तो प्यूरिन्स आर द शुगर दैट आर डबल रिंग, ठीक है, और पैरामिडीन्स आर द शुगर दैट आर सिंगल रिंग, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क आता है। दूसरी बात ये कि आपकी जो प्यूरिन है और पैरामिडीन है उसके अंदर जो है सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि प्यूरिन के अंदर आपकी 2 इम्पोर्टेंट शुगर आ जाती हैं, ठीक है। और वो ये 2 इम्पोर्टेंट शुगर्स कौन कौन सी हैं? वो 2 इम्पोर्टेंट शुगर्स प्यूरिन के अंदर आपके सामने आ जाती हैं, जिसके अंदर डबल रिंग है और पैरामिडीन के अंदर कोई रिंग नहीं होती, मतलब पैरामिडीन के अंदर सिंगल रिंग होती है। अगर हम लोग वैसे बात करें कि डीएनए और आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस का फर्क आता है वो ये आता है कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो एडेनिन है, गुआनिन है, थायमीन है, और जो है ना आपके सामने साइटोसिन है, ठीक है। लेकिन आरएनए के अंदर जो है आपकी एक और शुगर होती है जिसको हम लोग यूरासिल कहते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के सामने जो है हम लोग एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखना है, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट है आपके सामने न्यूक्लियोटाइड क्या होती हैं और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ठीक है जी। शुगर्स को नाइट्रोजनस बेसिस की तरफ हम लोग दोबारा मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपकी जो है न्यूक्लियोटाइड क्या है और वो क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने जो है ये आपके सामने प्यूरीन और पैरामिडीन का उन्होंने आपके स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट बताए हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि प्यूरीन जो है वो क्या है, वो डबल रिंग्ड होती है। तो उसके अंदर आपके सामने क्या आ जाता है? आपकी एडिनिन आ जाती है और गुआनिन आ जाती है। आप यहाँ पे देख लें कि इन दोनों के अंदर क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं पैरामिडीन की, तो पैरामिडीन के अंदर हम जब बात करते हैं तो वी हैव सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपके साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, ये 3 शुगर्स आ जाती हैं, ठीक है। अब बात ये है कि आपकी जो है ये जो नाइट्रोजनस, ये जो आपकी नाइट्रोजनस बेस है, इसने क्या करना है? इसने अटैच होना है आपके जो है ना राइबोज शुगर्स के साथ, ठीक है। तो जब ये अटैच होती हैं राइबोज शुगर्स के साथ, तो ये कौन सा लिंकेज बनाती हैं और किस तरह से ये अटैच होती हैं, तो हम लोगों ने ये चीज जो है अब यहाँ पे देखनी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है कि स्ट्रक्चर जो है एडिनोसिन, जब कभी आपका एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और जो है जब सपोज एडिनिन आपकी जो है ना आपकी राइबोज शुगर थी, ठीक है, और राइबोज शुगर ने आगे आपकी बेस है जो कि आपकी एडिनिन बेस है, उस एडिनिन बेस के साथ अगर उसने बॉन्ड बनाना है तो वो किस तरह से बॉन्ड बनाएगी और किस तरह से बॉन्ड नहीं बनाएगी, वो हम लोगों ने चीज यहाँ पे देखनी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है कि जब कभी बच्चे प्यूरिन की केस के अंदर जब आपकी जो शुगर है वो अटैच होती है प्यूरिन के साथ,
तो वो जो लिंकेज बनाती है वो लिंकेज बनाती है यहाँ पे आपकी कार्बन नंबर 1 जो है वो आपकी नाइट्रोजनस बेस की कार्बन नंबर नाइट्रोजनस बेस की जो आपकी 9 पोजीशन वाली नाइट्रोजन है उसके साथ लिंकेज बना लेगी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके सामने एक ही मॉलिक्यूल आएगा, ये लिंकेज आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है वो हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पे आप दूसरी तरफ देखें, और दूसरी तरफ आपके सामने एक और उन्होंने जो है नाइट्रोजनस स्पेस दे दी है। और नाइट्रोजनस स्पेस के अंदर उसने बात की है कि अगर हम लोगों के सामने चलें गुआनोसिन की केस के अंदर देख लेते हैं। गुआनोसिन के अंदर वो क्या कहता है कि आपकी ये शुगर मॉलिक्यूल है, और ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है ये अटैच है आपकी नाइट्रोजनस बेस के साथ, और नाइट्रोजनस बेस आपकी यहाँ पे क्या है, गुआनिन है, ठीक है। तो गुआनिन के साथ कार्बन नंबर 1 जो आपकी शुगर की है वो अटैच है उसकी जो है ना नाइट्रोजन नंबर 9 के साथ ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो इसके साथ अंदर ये वाला लिंकेज जो है वो आपका मौजूद होता है, और इस लिंकेज को हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, और वो लिंकेज है आपका बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कि आपका बीटा पोजीशन के ऊपर ही बीटा कंफर्मेशन के साथ जो है नाइट्रोजन नंबर 9 के साथ जो है शुगर रेजिड्यूज आपके अटैच, ठीक है। अब आपके सामने एक जो है इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये चीजें हम लोगों ने देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है बेटा कि आप न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक शुगर का मॉलिक्यूल है, वो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगी, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होना चाहिए, ये आपका कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम लोग कहते हैं कि वन शुगर मॉलिक्यूल इट कंबाइंस विद नाइट्रोजनस बेस, तो आपके सामने एक मॉलिक्यूल गिव राइज होता है, और उस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोसाइड जो है वो आपके सामने डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोसाइड एग्जिस्ट करते हैं, और डिफरेंट तरह के जो है मॉलिक्यूल होते हैं। वो न्यूक्लियोसाइड क्या है और क्या नहीं वो हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। आप यहाँ पे देखें, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेस जो है आपके सामने क्या थी, एडिनिन थी, ठीक है। और एडिनिन आपको पता है कि एक एडिनिन और गुआनिन ये दोनों डबल रिंग हैं, और दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है जी। ये एडिनिन जब कभी राइबोज शुगर के साथ मिलेगी तो ये आपके सामने क्या बनाएगी, ये आपके सामने बनाएगी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है जी। तो अब क्योंकि ये एडिनिन बेस और साथ शुगर है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो न्यूक्लियोसाइड हमारे सामने बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एडिनोसिन, ठीक है जी। अब यही जब आपका जो न्यूक्लियोसाइड है वो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ सिर्फ और सिर्फ अटैच होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और फॉस्फेट के साथ क्या लिंकेज बनाता है क्या नहीं बनाता वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अब जब ये एएमपी जो है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया है, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसके साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप आकर लगेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ये आपके सामने क्या हो गया, एडीपी हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखिए नीचे गुआनीन है, ठीक है। गुआनीन इज अगेन अ प्यूरिन, ठीक है जी। जब कभी ये अपनी राइबोज शुगर के साथ कंबाइन करेगी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके सामने जो मॉलिक्यूल आएगा वो आएगा गुआनोसिन, ठीक है। और फिर जब ये फॉस्फेट ग्रुप शुगर के साथ कंबाइन करेगी, फिर वही फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन करेगी, तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट आ जाएगी। फिर साइटोसिन आपकी बेस है, जब ये राइबोज शुगर के साथ मिलेगी तो साइटिडीन बनेगा, साइटिडीन फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा तो सीएमपी बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब यूरासिल जो है ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर के साथ मिलेगा तो ये न्यूक्लियोसाइड बनेगी, न्यूक्लियोसाइड कौन से बनेगी, यूरिडीन। और यूरिडीन जो है वो आगे फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगी और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनाएगी, ठीक है जी। अब आपके सामने जो है जिस मतलब यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो है वो आपके सामने शुगर लिंकेज बनाती हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है ना लिंकेज जो हमारे सामने बनते हैं वो हम लोगों ने देखी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों के सामने क्या है, हम लोगों के सामने ये है कि आपकी जो डिफरेंट बेसिस हैं, ठीक है। और उन बेसिस की हम लोग जो है स्ट्रक्चर क्या क्या है और स्ट्रक्चर क्या नहीं है, तो हम लोगों ने हर एक के एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग देख, ठीक है। तो आप अच्छा जी, तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे क्या है कि ये आपका क्या है, एक शुगर का मॉलिक्यूल था। ये शुगर का मॉलिक्यूल जो है वो एक बेस के साथ अटैच हुआ, ठीक है। जब वन अ शुगर मॉलिक्यूल इज अटैच विद अ पर्टिकुलर बेस, तो आपके सामने क्या आया था, आपके सामने न्यूक्लियोसाइड आ गया था, ठीक है।
और आपको पता है कि बेस के साथ ये किस लिंकेज के साथ अटैच है, कार्बन नंबर 1 के साथ जो लिंकेज हो रहा है उसके साथ अटैच है, ठीक है। फिर आपका जो फॉस्फेट ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं कि फॉस्फेट ग्रुप आता है और आकर इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये आपके सामने कौन सी वाली कार्बन के ऊपर अटैच होता है। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो कार्बन नंबर 5 के ऊपर आपका फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट यही फॉस्फेट ग्रुप मजीद एक और फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करता है और फिर एक और फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करता है। ये जो फॉस्फेट टू फॉस्फेट लिंकेज है ये क्या है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है। और ये हाई एनर्जी बॉन्ड जो है, जब अगर एटीपी की हम बात करते हैं तो ये अगर लाइफ से इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ब्रेकडाउन के बाद हम लोगों के पास एनर्जी रिलीज आउट होती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अब अभी तक हम लोगों ने ये बच्चे देखा है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं कि आपका डीएनए है और आरएनए, ठीक है जी। और न्यूक्लिक एसिड आपका क्या है, स्टोरेज मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। और यही वही एक आपके सामने मोइटी है जिसके थ्रू हम लोगों के सामने क्या होता है, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है ना मटेरियल ट्रांसफर भी होता है। दूसरी बात हम लोगों ने इसके अलावा इसके अंदर ये देखा कि आपका जो ये है इम्पोर्टेंस है न्यूक्लिक एसिड की, वो ये है कि हम लोग एक तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों केस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करवाने में और उसको स्टोरेज करने में और उसकी ट्रांसफर के अंदर रोल परफॉर्म करता है। और इन सर्टेन केसेस जब हम बात करते हैं तो ये आपके सामने इंटरमीडिएट जो स्टेप है बेसिक मेटाबॉलिज्म के, उसके अंदर भी अपना रोल परफॉर्म करता है। इसके अलावा सर्टेन जो आपके सामने न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो एज ए को फैक्टर और को एंजाइम के तौर पर भी एक्ट करते हैं, ठीक है। फिर सर्टेन न्यूक्लियोटाइड जो हैं, ये न्यूक्लिक एसिड आपके सामने जिसमें यूडीपी है वो यूडीपी ग्लूकोज है, ये यूडीपी ऐसा जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर भी रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम के तौर पर भी एक्ट करता है। सेकंड मैसेंजर सिस्टम के तौर पर कैसे एक्ट करेगा, सीएमपी से और जीएमपी से, ठीक है। और ये हार्मोन की रिलीज को कंट्रोल करवाता है, अप रेगुलेट करवाता है, डाउन रेगुलेट करवाता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम लोगों के सामने न्यूक्लियोटाइड की क्या है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेस है। इसके अंदर हम लोगों ने ये देख लिया था कि आपकी जो शुगर है उसका जो आपके शुगर का मॉलिक्यूल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्या नहीं है। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम बात करें आपके सामने ये जो आपकी शुगर्स हैं, दो डिफरेंट शुगर आपकी एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद होता है और ऑक्सीजन नहीं होता। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो उसके अंदर जो है आपके सामने राइबोज है, ठीक है। और राइबोज शुगर मौजूद होती है, उसके अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर ओएच ग्रुप अटैच होता है, ठीक है जी। फिर अगली बात हम लोगों के सामने आई थी कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो किस तरह से अटैच होते हैं और किस तरह से नहीं अटैच होते। तो हम लोगों ने देखा था कि आपके जो है वही जो आपकी राइबोज शुगर्स हैं उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन नंबर 5 के ऊपर ये जो है आपके सामने जो आपके फॉस्फेट ग्रुप हैं, डिफरेंट फॉस्फेट ग्रुप वो आकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने मतलब अटैचमेंट करते हैं कार्बन नंबर 5, ठीक है। अच्छा, और फिर हम लोगों ने ये देखा कि दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस और उन नाइट्रोजनस बेसिस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपके सामने। और वो स्ट्रक्चर जो हैं, जिस तरह हम लोग बात करें कि कॉमन बेसिस जो हैं वो आपके सामने साइटोसिन है। और साइटोसिन का स्ट्रक्चर ये है कि ये 1 2 3 4 5 कॉर्नर रिंग है, ठीक है। और इसके अंदर नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसके अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर वी हैव एन ऑक्सीजन इन कार्बन नंबर 1 के सॉरी नाइट्रोजन नंबर 1 जो है ये मॉलिक्यूल जो पोजीशन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजन मौजूद है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। फिर कार्बन के ऊपर जो कार्बन नंबर कार्बन आपकी 4 पोजीशन के ऊपर अटैच है उसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है। फिर आपके सामने यूरेसिल का स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिया है, ठीक है। फिर एडेनिन का स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब वो बात करता है कि देयर आर ये तो कॉमन नाइट्रोजनस स्पेसीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजनस स्पेसीज ऐसी भी हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इनका बहुत कम फंक्शनल रोल है आपके जो है ना मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। जिस तरह से वो बात करता है N6 और N6 डाइमेथाइल एडिनिन जो है ये आपके सामने नाइट्रोजन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर अपना रोल परफॉर्म करती है, ठीक है। फिर नाइट्रोजनस बेसिस की बात हो गई। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा,
और न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड हम लोगों ने देखा था कि जब आपकी नाइट्रोजनस बेस जो है वो एडिनिन, जब आपकी नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर के साथ अटैच होगी, और आप हम लोगों ने लिंकेज भी देखा था कि इसके अंदर कौन से वाली लिंकेज के अंदर अटैच होगी। हम लोगों ने देखा था कि आपकी जो है कार्बन नंबर 1 जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट कर, कार्बन नंबर 1 की केस के अंदर जिस तरह हम लोगों ने ये देखा है, ये देखें यहाँ पे भी आपकी शुगर जो है एट कार्बन नंबर, शुगर के अंदर जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है, ठीक है। और साइटोसिन क्योंकि आपकी ये जो नाइट्रोजनस बेस है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके सामने जो न्यूक्लियोटाइड बना है, न्यूक्लियोसाइड बना है वो साइटिडीन है, ठीक है। और इसी इसी तरीके से आपके सामने ये एक डिऑक्सी शुगर थी, और ये जो आपके सामने जिस बेस के साथ अटैच हुई वो एडिनिन थी, और कार्बन नंबर 1 के साथ इसने लिंकेज बनाया हुआ है। तो एज द रिजल्ट ऑफ इट आपके सामने जो न्यूक्लियोसाइड बनी वो क्या बनी, डिऑक्सी एडिनोसिन बनी, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने डिफरेंट देखे कि जनाब आपके सामने जब कभी आपका ये जो वो है नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के साथ कंबाइन कर जाता है, तो रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोसाइड बनता है, जिस तरह एडिनोसिन है, गुआनोसिन है, साइटिडीन है, यूरिडीन है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर मौजूद है। इसी तरीके से जब फॉस्फेट ग्रुप आकर उसके साथ अटैच हो जाता है, तो उस अटैचमेंट के नतीजे में हम लोगों के सामने क्या बनता है, हम लोगों के सामने जो है आपका वो आपके सामने जो है आपका बन जाता है आपका जो है रिस्पेक्टिव एडिनो मोनोफॉस्फेट बन जाता है, यहाँ जिसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं कि जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जो हम लोगों का बेसिक यूनिट, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 बेसिक कंपोनेंट जो हैं वो डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगेन वही बात आ जाती है कि आपका न्यूक्लियोटाइड जो है ये आगे आपके सामने मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाता है, और इसके अंदर डीएनए भी आ जाता है और आरएनए भी आ जाता है। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो है ये आपके सामने रेप्लिकेशन के अंदर, डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर और आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि डीएनए जब डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड उसके जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, और डीएनए तब रेप्लिकेट हो सकता है जब आपके सामने नए न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, ठीक है। और आरएनए जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अगर है तो सेल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं है तो सेल की एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा ये सेलुलर एनर्जी सोर्स के तौर पर भी, जिस तरह हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात करते हैं या जीटीपी की बात करते हैं, तो दे आर नंबर ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसके अंदर एटीपी और जीटीपी सिंथेसाइज होते हैं, और ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, और ये आपका मेटाबॉलिक रोल परफॉर्म करते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटा कोई इशू है तो पूछें। नो मैम, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अब वही आपको बात करता है कि आपके सामने जो बेसिस यहाँ पे मौजूद होती है ना, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेसिस आपके न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होती है, इसको हम लोग न्यूक्लियो बेस भी कहते हैं और नाइट्रोजनस बेस भी आप कहते हैं, ठीक है। प्यूरिन के अंदर 2 रिंग होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एडिनिन और गुआनिन आ जाता है। पैरामिडीन के अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल आ जाता है, ठीक है जी। और आपके सामने यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, वही अगेन ये एडिनिन का स्ट्रक्चर है डबल रिंग, ठीक है, और ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है ये भी डबल रिंग है, ठीक है। और पैरामिडीन जो है उसके अंदर आ जाती है सिंगल रिंग जिसके अंदर साइटोसिन है, थायमीन है और यूरासिल है, ठीक है। और अब आपको ये भी पता है कि जो एडिनिन और गुआनिन है ये दोनों के दोनों आरएनए के अंदर भी होती हैं, डीएनए के अंदर भी होती हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं थायमीन की, थायमीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर होती है, और यूरेसिल की जब हम बात करते हैं तो यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर होती है, ये उसका पर्टिकुलर वो है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से जब हम आगे मूव करते हैं बच्चे, तो आगे हम लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और वो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि आपके सामने जब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, और वो बात ये है कि जब हम बात करते हैं, अच्छा जब हम लोग यहाँ पे, अच्छा हाँ जी, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि आपके सामने जो है जब
आपका ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया था जिसके ऊपर कार्बन नंबर 1 के ऊपर आपकी बेस अटैच हो गई थी, ठीक है। और कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया था। तो वो कहता है कि जो कार्बन नंबर 5 के ऊपर पहले हम लोगों के सामने क्या था, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था, वो यहाँ से रिमूव होगा और रिमूवल के नतीजे में आपके सामने क्या बनेगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ पे जो लिंकेज बनता है, वो लिंकेज हम लोगों के सामने क्या है, वो लिंकेज हम लोगों के सामने एस्टर लिंकेज बनता है, जो कि 5 पेंटोज शुगर की 5 कार्बन के ऊपर अटैच होता है, जिसको हम लोग एस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप लोगों के सामने एक न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी आ जाता है। और अगर एडिनिन बेस अटैच है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आ जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस की हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि ये जो फॉस्फेट टू फॉस्फेट बॉन्ड है, ये बहुत हाई एनर्जी जो है ना बॉन्ड है, ठीक है। और ये हाई एनर्जी बॉन्ड ये इस तरह से है क्योंकि इसका जो है ना, यहाँ पे क्या कहता है कि फॉस्फेट और फॉस्फेट बॉन्ड जो है ये बहुत हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। और जब भी कभी आपके सिस्टम के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है ना, तो उस एनर्जी को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एज अ होल हम लोगों के सामने यहाँ से जब लाइसेंस होगी तो एनर्जी निकलेगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो हम लोग कहेंगे कि सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई, तो इसका हाई नेगेटिव लार्ज नेगेटिव जो है ना एनर्जी चेंज आएगा। दूसरा ये कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है, जब क्लीवेज होता है, ठीक है, जब इनकी क्लीवेज होती है तो क्लीवेज करके ये एटीपी की फॉर्म के अंदर हम लोगों को एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड करता है या देता है, ठीक है। और एटीपी के अंदर भी यही है कि फॉस्फेट टू फॉस्फेट लिंकेज टूटती है और फिर आपको एनर्जी मिलती है। फिर दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप देखो कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जब हम लोग कोई भी आपका लैब के अंदर डीएनए और आरएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस ही करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की केस के अंदर जो है ना, एदर होल डीएनए के ऊपर भी और आरएनए के ऊपर भी, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप, इसके ऊपर जो है ना आपके सामने जो वो आती है चार्ज आता है डीएनए के ऊपर भी और आरएनए के ऊपर, इन सब के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों के सामने जो है, बेटा कोई क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ तक तो बता जो है ना बताएं, पूछें, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल हम लोग डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स और उनके सब डिविजन जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। ओके। अच्छा जी, आपको जो है, अच्छा यहाँ पे ये देखें। अब देखो जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड तक पढ़ लिया, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का पढ़ लिया, तो न्यूक्लियोटाइड आपको पता है कि जब कभी दो न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लियोसाइड हम लोगों ने पढ़ा नाइट्रोजनस, हम लोगों ने शुगर से शुरू किया। शुगर के बाद हम लोगों ने देखा कि जब वो नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि आपके सामने जो है ना अ, अ, ये जो यही न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंकेज बना लेता है अपना, ठीक है, 5 कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, 5 कार्बन के ऊपर कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इन्होंने आगे जाकर ये यूनिट के तौर पर, बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर एक्ट करते हैं ना, तो इन्होंने आगे जाकर क्या करने हैं, आगे जाकर डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक या डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाने हैं, ठीक है। तो अब वो बात करते हैं कि इफ यू वांट टू सिंथेसाइज अ डीएनए मॉलिक्यूल बाय यूजिंग वन जो है ना, या बाय यूजिंग आपके सामने जो हमारी न्यूक्लियोटाइड बनी है उनको इस्तेमाल करके मैंने डीएनए बनाना है, तो मैं डीएनए किस तरह से बनाऊंगी। यहाँ पे आपके सामने एक जो है ना शुगर है, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम लोगों के सामने यहाँ पे थायमिन ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 5 के ऊपर, इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है यहाँ पे। ये जो कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट ग्रुप है, ये अगला किसी और न्यूक्लियोटाइड की जो है ना कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो ओ मौजूद है, ठीक है, जो लिंकेज हम लोगों ने पहले ही देखा था कि वहां पे आपके सामने जो है नाइट्रोजनस बेस बेस के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस के अंदर कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और एज ए रिजल्ट ऑफ इट ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये इसका कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान लिंकेज बन जाएगा विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एंड यहाँ से भी ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो आपके सामने एक लिंकेज बनेगा और इस लिंकेज को हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है ये असल में
आपके सामने जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर दो, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच करके फर्दर अटैचमेंट के थ्रू डीएनए सिंथेसिस के अंदर भी रोल परफॉर्म करता है, और इसके अलावा इसकी मजीद पेयरिंग भी होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने जो है यहाँ तक पढ़ के आने से कल इंशाल्लाह हम लोग जो है डीएनए भी अपना डिस्कस करेंगे और आरएनए को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, फिर जेनेटिक उसकी तरफ मूव करेंगे। बेटा यहाँ तक किसी को कोई इशू है? चलें ठीक है, फिर यहीं नो तक आप लोग। मैम। ओके, आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है वैसे बच्चों की, बीएसएन की? पता नहीं मैम क्यों है। हाँ। नहीं पता? अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक पढ़ के आइएगा, फिर इंशाल्लाह बात बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है जी, चलें जी, अल्लाह हाफिज।